Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution। तो इससे पहले का चैप्टर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ना रशियन जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरलिस्ट थी। काफ़ी जो वास्ट मेजोरिटी थी ना उधर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लगभग 85% रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन अपनी लिविंग एग्रीकल्चर के थ्रू ही अर्न करती थी। तो देखो यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरे थे ना उनमें ये प्रपोर्शन थोड़ा कम था। एग्जाम्पल फ्रांस और जर्मनी में 40% से 50% की पॉपुलेशन थी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, लेकिन रशियन एम्पायर में 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। तो इतनी सारी पॉपुलेशन क्योंकि एग्रीकल्चर करती थी इसलिए रशिया उस टाइम पर मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। तो रशियन जो कल्टीवेटर्स होते थे ना वो मार्केट के लिए भी और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस करते थे ग्रेन्स को। इंडस्ट्री ना उस टाइम पे रशिया में कम ही होती थी और जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्ट्समैन जो होते थे ना वो प्रोडक्शन का ज्यादातर काम संभालते थे, लेकिन जो लार्ज फैक्ट्रीज होती थी ना वो भी क्राफ्ट वर्कशॉप्स के साथ साथ चलती रहती थी। काफी जो फैक्ट्रीज है ना वो सेटअप की गई थी, मतलब बनाई थी 1890s में। उस टाइम पर ना रशिया का रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड हो रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री में ज्यादा आती थी, इंक्रीज हो रही थी। तो कोल प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी और आयरन और स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना हो चुका था 1900s तक ना। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स भी और क्राफ्टमैन भी इक्वल नंबर में होते थे, मतलब अच्छी ग्रोथ वहाँ पे हो रही थी। जो काफी इंडस्ट्रीज थी ना वहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट देखो लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज तो करती थी ताकि वो मिनिमम वेजेस इंश्योर कर सके, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी सभी वर्कर्स को मिल रही है, ज्यादा कम भी नहीं मिल रहा, और वर्क आवर्स भी लिमिटेड हो। ये सब काम ना मेंटेन करना इस तरह के रूल्स को फैक्ट्री इंस्पेक्टर का होता था, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप्स में वर्किंग आवर्स ना वर्किंग डे 15 आवर्स का होता था और फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे का होता था। तो अकोमोडेशन मतलब रहने सोने की व्यवस्था रूम्स में या डॉर्मेटरीज में कर देते थे। डॉर्मेटरी इस तरह आपको इमेज में भी दिखा के समझाई हुई है। वर्कर्स देखो, वर्कर्स ना डिवाइडेड थे सोशल ग्रुप्स में। तो कई जो होते थे ना वर्कर्स उनके अपने विलेजेस से स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे, जिस भी विलेज से वो आते थे। और जो दूसरे कुछ वर्कर्स होते थे वो सिटीज में परमानेंटली सेटल हो चुके थे। तो वर्कर्स अपनी स्किल के बेसिस पर डिवाइडेड थे। सेंट पीटर्सबर्ग का एक मेटल वर्कर बताता है कि मेटल वर्कर्स ना अपने आप को दूसरे वर्कर्स में अरिस्टोक्रेट, मतलब थोड़ा रईस टाइप समझते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल मांगता है। तो उस टाइम की 1914 में जो फैक्ट्री लेबर होती थी ना उसका 31% लेबर थी विमेन। मतलब विमेन भी 31% थी, लेकिन विमेन को ना मेन से कम पैसे मिलते थे, या तो आधा मिल जाता था या फिर तीसरा हिस्सा मिल जाता था मैन की वेज का। तो ये जो डिविजन्स थे ना वर्कर के बीच में, तो ये उनके बीच में जो ड्रेस और मैनर्स के डिफरेंसेस होते थे उससे समझ आ जाते थे। कई वर्कर्स जो थे ना उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी ताकि अपनी एसोसिएशन के मेंबर्स जिनको अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप्स हो तो इस तरह के टाइम पर हेल्प कर सके। लेकिन ऐसी अच्छी एसोसिएशंस ना कमी होती थी। इन डिविजन्स के बावजूद ना वर्कर्स ना एक साथ यूनाइट हो जाते थे जब भी स्ट्राइक करनी हो। और स्ट्राइक वो यूजुअली कब करते थे, जब एम्प्लॉयर्स ने कोई बात ना मान रहे हो या फिर वर्किंग कंडीशंस ठीक ना हो। ये स्ट्राइक्स देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 1897 में बहुत हुई है और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में बहुत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीजेंट्स जो है ना वो लैंड को कल्टीवेट करते थे, लेकिन नोबिलिटी क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ना वो ज्यादातर प्रॉपर्टीज को ओन करते थे। तो देखो वर्कर्स की तरह ही ना पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, लेकिन पीजेंट्स बहुत ज्यादा रिलीजियस होते थे। और ज्यादातर पीजेंट्स ना कुछ तो करते थे, लेकिन ज्यादातर पीजेंट्स नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्योंकि देखो नोबल्स को उनकी पावर कैसे मिलती थी, नोबल्स को ना उनकी पावर लोकल पॉपुलैरिटी के थ्रू नहीं मिलती थी कि लोग उनको जानते हैं और उनको पसंद करते हैं, बल्कि जो वो जार को सर्विसेज देने वाले हैं ना उनके थ्रू उनको पावर और पोजीशन मिलती थी। लेकिन देखो अभी जैसे हमने जाना कि पीजेंट्स ना पसंद नहीं करते थे, बहुत थोड़े होते हैं जो पसंद करते थे। लेकिन देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुई थी ना उससे थोड़ा सा अपोजिट है, वहां पे ऐसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुई तो पीजेंट्स ना वहां पे रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स को और उनके लिए लड़े भी थे। लेकिन रशिया में पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स का जो लैंड है ना वो पीजेंट्स को मिल जाए। तो देखो ऐसे भी कई इवेंट्स हुए हैं जब पीजेंट्स ने ना नोबल्स को या फिर लैंड लॉर्ड्स को रेंट देने से मना कर दिया और लैंड लॉर्ड को मर्डर तक कर दिया है। 1902 में ना ये इंसिडेंट साउथ रशिया में बहुत ज़्यादा होने लग गए थे और फाइनली 1905 में इस तरह के इंसिडेंट ऑल ओवर रशिया होने लग गए थे। रशियन पीजेंट्स ना यूरोपियन पीजेंट्स से कई तरीकों से अलग थे। रशियन पीजेंट्स ने क्या किया था, रशियन पीजेंट्स ने ना सामाजिक रूप से अपना लैंड एक तरह से इस तरह से बांटा था कि वो सारे लैंड को एकदम से पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे वो सभी लैंड को एक जगह पर
एकत्रित करते कि भाई ये सारा लैंड है, और फिर उनका जो एक लीडर होता था ना, कम्यून जो उनको लीड करता था, मीर, वो मीर ना हर एक फैमिली की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली वो सारा लैंड बांट देता था। तो ये प्रोसेस जो है वहाँ पे बार बार होता था, पीरियोडिकली होता था कि सारा लैंड फिर से बटेगा सब में। तो ये एक तरह का सोशलिज्म हो गया था वहाँ पर। देखो अलेक्जेंडर श्लावनिकोव, ये एक सोशल वर्कर रहे उस टाइम पर, तो ये बताते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी मीटिंग्स। अब देखो मीटिंग्स क्यों, मीटिंग्स की जरूरत देखो सोशलिज्म फैलाने के लिए या फिर अलग अलग काम से। तो प्रोपोगेंडा चलता था शॉप्स में या फिर प्लांट्स में, इंडिविजुअल बेसिस पर डिस्कशन होती थी सर्कल्स बनाकर। लीगल मीटिंग्स जो है ना, वो कोई भी ऑफिशियल इशू होता था तब हो जाती थी। लेकिन देखो ये जो लीगल मैटर की हो गई ना, इसको तो स्किलफुली, ये जो लीगल मैटर्स की मीटिंग हो गई इसको तो स्किलफुली, मतलब जनरल स्ट्रगल जो कि चाहिए वर्किंग क्लास के लिबर्टी के लिए, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। इलीगल मीटिंग्स किस तरह से होती थी, लीगल मीटिंग्स तो सही है चलो, इलीगल मीटिंग्स को ना एकदम से मौका देखकर लगाया जाता था। मौका देखा और इलीगल मीटिंग अरेंज कर दी, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती थी, कभी लंच के टाइम पे, कभी इवनिंग ब्रेक के टाइम पे, तो फिर कभी एग्जिट पे हो गई, कभी यार्ड में हो गई, या फिर कभी कभी फ्लोर्स पे हो गई किसी भी, या फिर स्टेयर्स में ही हो गई। इस तरह से इलीगल मीटिंग्स भी होती थी अलग अलग प्रोपेगेंडा डिस्कस करने के लिए। कभी कभी क्या होता था, डोरवे था ना, मतलब गेट पे ही जो अलर्ट वर्कर्स होते थे ना, वो एकदम से इंटरेस्ट जगाने लग जाते, लोगों को इकट्ठा करने लग जाते, और फिर वो इस तरह से काफी मास को इकट्ठा करके इस तरह की इलीगल मीटिंग्स करा देते थे। तो क्या होता है, इस तरह से वो मास को इकट्ठा कर लेते और एक व्यक्ति आ जाता और फिर वो अपनी स्पीच देके चला जाता। तो मैनेजमेंट देखो, इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट हो, कहीं की भी मैनेजमेंट हो, वो इतने में पुलिस को फोन करती, इतने में स्पीचेस तो पूरी हो चुकी थी, और सभी नेसेसरी डिसीजन लिए जा सके चुके थे जब तक पुलिस आएगी। तो इस तरह से उस टाइम पर मीटिंग्स अरेंज होती थी, ये अलेक्जेंडर श्लपनिकोव बताते हैं। सोशलिज्म इन रशिया, देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, 1914 से पहले रशिया में इलीगल थी। लेकिन देखो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको बनाया गया था 1898 में। इसको बनाया था सोशलिस्ट ने, जो कि मार्क्स के आइडियाज को, कार्ल मार्क्स, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन देखो क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी थी, तो ये एक तरह से इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो इलीगल मानी जाती थी ना 1914 से पहले, और ये बनी थी 1898 में। तो देखो इस पार्टी ने अपना एक न्यूज़पेपर भी सेट बना लिया था, और वर्कर्स को भी मोबिलाइज करती रहती थी इधर से उधर जाने के लिए, और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करती थी। कुछ जो रशियन सोशलिस्ट है ना, उनको लगा कि जो रशियन पीजेंट्स है ना, जैसा हमने जान लिया कि वो एक अपने लैंड को इकट्ठा करते हैं, और फिर उनका मीर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी कारण से ना कुछ रशियन सोशलिस्ट को लगा कि रशियन पीजेंट्स जो है ना, वो नेचुरली सोशलिस्ट है, वो नेचुरल सोशलिस्ट है। इसीलिए पीजेंट्स, वर्कर्स नहीं, वर्कर्स अलग है जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, बल्कि जो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स है, किसान लोग हैं, वो रेवोल्यूशन का मेन फोर्स होना चाहिए, उनसे होगी रेवोल्यूशन। तो इसीलिए देखो उनका ये मानना था। और रशिया देखो सोशलिस्ट दूसरे कंट्री से ज्यादा फास्ट बनेगा अगर पीजेंट्स है वो मेन फोर्स होगी रेवोल्यूशन की। तो सोशलिस्ट देखो कंट्री साइड में ना 19th सेंचुरी से एक्टिव रहे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बना ली थी 1900 में। ये पार्टी जो है ना, वो पीजेंट्स को राइट दिलाने का काम करती थी, कोशिश करती थी। और इस पार्टी की भी इच्छा थी कि जो लैंड नोबल्स को बिलोंग कर रहा है ना, वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, पीजेंट्स को मिल जाए, इसके लिए भी काम करती थी। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे ना, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से इस पीजेंट्स वाली बात पे डिसएग्री करते थे। उनका नहीं मानना था कि पीजेंट्स को मेन फोर्स होना चाहिए रेवोल्यूशन का। तो लेनिन जो थे, इनको लगा कि पीजेंट्स जो है ना, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ जो पीजेंट्स है वो पुअर है, कुछ पीजेंट्स रिच है, कुछ वर्कर की तरह काम करते हैं, और कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन थी ना पीजेंट्स में ही, इसीलिए हाँ, वो ना सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पाए। अब देखो पार्टी ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज में डिवाइडेड थी। व्लादिमीर लेनिन जो थे, ये थे बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते थे ये। तो व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि ये एक थोड़ा रिप्रेसिव सोसाइटी है ना, जैसे कि जारिस्ट रशिया होगी जो जार के कंट्रोल में रहती है, इस तरह की एक जारिस्ट रशिया जैसी सोसाइटी है ना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन रहना चाहिए, पार्टी को डिसिप्लिन रहना चाहिए, और नंबर और मेंबर्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कितने भी मेंबर्स लिए जाओ, कैसे भी लोगों को घुसाए जाओ। तो उनका मानना ऐसा था। लेकिन दूसरे जैसे मेंशेविक्स हो गए, इनको लगा कि पार्टी जो है, जैसे जर्मनी में पार्टी सबके लिए ओपन रहती है ना, वैसे ही सबके लिए ओपन होनी चाहिए, किसी को भी ले सकते हैं।
अब देखो 1905 रेवोल्यूशन, टर्बुलेंट टाइम। देखो रशिया एक ऑटोक्रेसी था, मतलब जो जार थे उनके पास सारी पावर्स थी, तो रशिया एक ऑटोक्रेसी था। लेकिन दूसरे यूरोपियन रूलर्स की तरह ही ना 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही जार जो है ना, जार पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं रखते थे। पार्लियामेंट से ऊपर है जार। उधर कोई पार्लियामेंट में इस तरह से जार को अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लिबरल्स जो थे ना रशिया में वो इस चीज को खत्म करना चाहते थे। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ ही ना उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ काम किया, ताकि रेवोल्यूशन के टाइम 1905 में, ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड कर सके। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। अब देखो उनको ना एम्पायर में नेशनलिस्ट जो है वो सपोर्ट करते थे, और जैसे पोलैंड में भी कई नेशनलिस्ट जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जदीदिस्ट जो है, जो कि चाहते थे कि इस्लाम की मॉडर्नाइजेशन हो ताकि सोसाइटी सही से चल सके, वो सपोर्ट करते थे। अब देखो 1904 में ना, ये ना 1904 का जो साल है ये रशियन वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल गुड्स है ना उनके प्राइसेस इतने बढ़ गए कि रियल वेजेस जो थी ना वो 20% डिक्लाइन हो गई। मतलब जो वर्कर्स कमाते थे रियल वेजेस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली, जो वेज होनी चाहिए ना वर्कर की, अब उससे 20% कम कमा रहे हैं वर्कर। तो इसलिए रशियन वर्कर के लिए वो साल सही नहीं था। जो मेंबरशिप थी ना वर्कर्स एसोसिएशन की वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लोग आए, ऐड हो गए। तो देखो ये एक इंसिडेंट देखो आप, क्या हुआ रशियन वर्कर्स की असेंबली के जो के 4 मेंबर्स थे, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स थे ना, तो इनको ना कुटिलोव आयरन वर्क से डिसमिस कर दिया गया। ये रशियन वर्कर्स की असेंबली बनी थी 1904 में, और इन इसमें से 4 वर्कर्स को ना कुटिलोव आयरन वर्क्स में से डिसमिस कर दिया गया। तो इसके कारण ना एक इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड उठने लग गई कि एक कार्रवाई होनी चाहिए इन चारों के डिसमिसल के अगेंस्ट। तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में ना 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि और डिमांड करने लगे कि वर्किंग डे सिर्फ 8 घंटे का होना चाहिए, और उनकी वेजेस भी बढ़ाई जाए और वर्किंग कंडीशंस में भी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो देखो जब ये सब होने, हाँ, तो इस तरह का काम जब होने लगा ना, तो ये देखो फादर गेपन जो थे ना वो वर्कर्स को लेकर विंटर पैलेस पे चले गए, और उनको देखो अटैक कर दिया गया पुलिस और कोसेक्स द्वारा। ये भी एक इवेंट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। तो ये इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। तो इसके कारण ना एक काफी अलग अलग इवेंट्स होने लग गए थे, जिसको बाद में 1905 रेवोल्यूशन का नाम मिला। तो स्ट्राइक्स जो है वो ऑल ओवर कंट्री फैलने लग गई थी, और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एक तरह से वॉकआउट कर दिया था। मतलब वो यूनिवर्सिटी को गुस्से में छोड़कर चले गए थे, बाहर निकल गए थे। उनका कहना था कि सिविल लिबर्टी थोड़ी तो होनी चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सभी ने, दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, इन्होंने भी यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टेब्लिश कर ली थी, और इनकी भी इच्छा थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो देखो 1905 रेवोल्यूशन के टाइम पे ना जार ने एक इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट, या फिर डुमा कह लो, उसको अलाउ कर दिया था कि एक पार्लियामेंट हो सकता है जिसको डुमा डुमा जो है कहते हैं, हो सकता है वो। तो देखो कुछ टाइम के लिए, देखो रेवोल्यूशन में कुछ टाइम के लिए काफ़ी जो है ना वो ट्रेड यूनियंस बहुत होती थी, और फैक्ट्री कमिटीज़ भी बहुत होती थी, जिसको फैक्ट्री वर्कर्स बनाते थे। तो देखो 1905 के बाद काफ़ी जो कमिटीज़ और यूनियंस है ना इन्होंने अनऑफिशियली काम किया, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था ना। तो काफ़ी जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे आ चुकी थी। जार ने देखो जो फर्स्ट डुमा था, फर्स्ट डुमा है ना उसको 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया, और फिर सेकंड डुमा को री इलेक्ट किया, और उसको भी देखो 3 मंथ्स के अंदर ही सेकंड डुमा री इलेक्ट किया। और देखो वो चाहते नहीं थे कि उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन कर दे, या उनकी पावर में कोई भी रिडक्शन हो जाए। तो उन्होंने ना वोटिंग लॉज को भी चेंज किया, और जो थर्ड डुमा था ना उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस बिठाए। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में पहले ही। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो थे ना उनको डुमा से बाहर ही रखा जार ने। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करने वाले हैं। थैंक यू।